एनआईए की खबर से, जहां एनआईए को गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह फंटूश के घर से कैलेंडर मिला है। कैलेंडर में सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश डेट बाय डेट लिखी हुई है। एनआईए की छापेमारी में सैयद अली शाह गिलानी का सिग्नेचर किया हुआ हुर्रियत का कैलेंडर मिला है। ये कैलेंडर अल्ताफ शाह फंटूश के घर से मिला। कैलेंडर में सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और लोगों को भड़काने की साजिश रची गई थी। इस कैलेंडर में 10 दिन का पूरा शेड्यूल दिया गया था। 6 अगस्त से 16 अगस्त तक का कार्यक्रम बनाया गया था। 6 अगस्त 2016 को लोगों को लाल चौक और अलग अलग जगह पर इकट्ठा होने को कहा गया था। 8 अगस्त 2016 को श्रीनगर की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करने और लोगों को ड्यूटी ज्वाइन करने से रोकने के लिए कहा गया था। औरतों से अपील की गई कि वो 9 अगस्त 2016 को मगरिब तक प्रदर्शन में शामिल हों और जगह जगह आजादी के गाने मस्जिदों से बजाए। 10 अगस्त 2016 को जम्मू कश्मीर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को लेटर दिया जाए और उसे कहा जाए कि वो यहाँ से वापस चले जाएं। कैलेंडर में 11 अगस्त 2016 को सभी भारत समर्थित राजनेताओं और सरपंचों से ये कहा जाए कि वो अपने पदों से त्याग पत्र दे और अपने अपने दरवाजे पर अपने त्याग पत्र की कॉपी चिपकाएं। साथ ही सभी इमाम से कहा गया कि 12 अगस्त 2016 को आजादी के समर्थन में मस्जिद से लोगों को जागरूक करें और मस्जिद के दरवाजे पर आजादी के पोस्टर चिपका कर रखें। इस कैलेंडर के जरिए हुर्रियत जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगा हुआ था। इस कैलेंडर में 10 दिन का पूरा शेड्यूल दिया गया था। 13 अगस्त 2016 को काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने को कहा गया था। 14 अगस्त 2016 को पाकिस्तानी डे के दिन स्पेशल नमाज पढ़ने और पूरे दिन आजादी के गाने बजाने को कहा गया था। 15 अगस्त को ब्लैक डे मनाने और हर जगह काले झंडे लहराने को कहा गया। 16 अगस्त को औरतों को कहा गया कि मस्जिदों में आजादी के तराने बजाएं। टेरर फंडिंग को लेकर आज एनआईए ने जम्मू में अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। कल गिलानी के बड़े बेटे की एनआईए के सामने पेशी होगी। कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलवामा के तहाब इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सेना को सूचना मिली थी। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान एक घर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकियों को सेना ने मार गिराया। Yes, 2 terrorists have been eliminated in Tahab, Pulwama. There was some information about their presence. The cordon and search was launched, and 2 terrorists were gunned down. The situation is under control. Initial report indicates they are from Hizbul Mujahideen. पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे। पुलिस को आतंकियों के पास से कैसेलार और एक इंसेस राइफल मिला है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर के बाद पुलवामा में बाजार बंद है और कुछ जगहों पर एनकाउंटर के विरोध में प्रदर्शन किए जाने की भी खबर है। इस साल अभी तक 115 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। पिछले साल 2016 में जम्मू कश्मीर में 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। सेना ने इस साल जून में सबसे ज्यादा करीब 30 आतंकियों को ढेर किया है। 2012 में 72, 2013 में 67 और 2014 में मारे गए आतंकियों की संख्या 110 थी, जबकि 2015 में 108 आतंकी घाटी में ढेर हुए थे। पिछले 7 साल में जनवरी से जुलाई के बीच मारे गए आतंकियों की ये सबसे बड़ी संख्या है। सुरक्षा बलों ने लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों की हिट लिस्ट तैयार की है, जिसके तहत आतंकियों का सफाया जारी है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के पक्ष में एक बार फिर बयान दिया है। मुफ्ती ने कहा है कि एलओसी के रास्ते व्यापार बंद नहीं होने देंगे। पार व्यापार बंद नहीं होना चाहिए। कश्मीर के बच्चे पीओके जाएं, पीओके के यहाँ आए। हमारे विधायक पीओके के नेताओं के साथ बैठक करें। मुफ्ती ने कहा कि पीओके और जम्मू कश्मीर विधानसभा का संयुक्त सत्र भी बुलाना चाहिए। मुफ्ती ने अलगाववादियों का समर्थन करते हुए कहा कि आप किसी विचार को जेल में नहीं डाल सकते। अगर कोई गलती मुजफ्फराबाद रोड से होती है तो उसको बंद करने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये बात होने नहीं देंगे हम और रास्ते खोलने के हक में हैं। जो पुराने रास्ते हैं वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहां पर बॉडी स्कैनर होने चाहिए, ताकि हमें पता चले वहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या जा रहा है। ख्याल को आप जेल में नहीं डाल सकते हो। यू कैन किल एन आइडिया, यू कैन जेल एन आइडिया।
महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयानों की कड़ी आलोचना हो रही है। रूट्स ऑफ कश्मीर के संस्थापक सुशील पंडित ने कहा कि महबूबा को पाकिस्तान की बात छोड़कर कश्मीर के लिए काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने भी महबूबा के बयान की निंदा की है। सामान्य हालात बहाल करना बहुत मुश्किल है। मैं स्पेसिफिक बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से जो सामान्य स्थिति नहीं है कश्मीर में, असामान्य स्थिति मोदी जी और महबूबा मुफ्ती जी की सरकार ने मिलकर कश्मीर में कर दिया। महबूबा जी ये बताएं कि अगर कोई आदमी देश के खिलाफ वफादार नहीं है, कोई आदमी बराबर देश के खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो उसकी विचारधारा को कैसे सुधारा जाए? आखिर वो तरीका भी तो बताए, और न सुधर रहा हो तो फिर क्या तरीका है? और महबूबा जी अगर पाकिस्तान की भाषा बोलती रही तो वो सरकार कश्मीर की स्थिति। महबूबा मुफ्ती जो एक चुनी हुई सरकार के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रही हैं, उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट को एक चेतावनी है। वो एक राजनीतिक ब्लैकमेल की प्रक्रिया में है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से छेड़छाड़ हुई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से अलगाववादी नहीं बल्कि भारत में यकीन रखने वाले कमजोर होंगे। मुफ्ती ने कहा, कश्मीर आइडिया ऑफ इंडिया है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें आइडिया ऑफ कश्मीर के लिए कितनी जगह है। कश्मीर मुस्लिम बहुल होने के बावजूद 2 नेशन थ्योरी को नकार कर भारत के साथ आया। महबूबा मुफ्ती की रैली में पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने बयान दिया कि कुछ लोगों को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो गिलानी के दफ्तर में बैठते थे। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। गिलगिट बाल्टिस्तान के सैकड़ों लोगों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध में प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक CPEC गिलगिट के पर्यावरण और लोगों के लिए गंभीर समस्या पैदा करेगा। लोगों ने आरोप लगाया कि 8 साल पहले उनकी जमीन ली गई थी, लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गलियारे से गिलगिट बाल्टिस्तान के 4 बड़े ग्लेशियरों पर भी बुरा असर होगा। 8-10 साल हो गए सर, यहाँ कोई कंपनसेशन हमें नहीं मिल रहा है। ये हमारे मवेशी खाने गए हैं, हमारे दुकानें गए हैं। 8 साल में हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला है। 101,000 मीटर से ज़्यादा पीक्स गिलगित बल्टिस्तान में वाक़ है और 4 नेशनल पार्क से गिलगित बल्टिस्तान में वाक़ है और 4 दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर गिलगित बल्टिस्तान में वाक़ है। पीक गुजर रहा है, ये इन्हीं पीक से गुजर रहा है। ये जल्दी से मेल्टिंग हो जाएंगे, इन पर बहुत बुरे असरात मुर्तब होंगे। चीन को पाकिस्तान की बंदरगाह और दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए CPEC का निर्माण किया जा रहा है। यह आर्थिक गलियारा पीओके के कई हिस्सों से होकर गुजरेगा। पीओके के स्थानीय लोग CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ साथ देने की अपील की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी फाउंडेशन डे के 90 साल पूरे होने पर अपनी सेना की ताकत का दम भरा है। 1 अगस्त को चीन की सेना 90 साल की हो रही है। इस मौके पर आज चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परेड के बाद संबोधित करते हुए कहा कि चीन को पहले से ज्यादा मजबूत सेना बनाने की जरूरत है। 同志们，今天我们在这里隆重地举行沙场阅兵，以庆祝中国人民解放军建军90周年。 चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक सेना को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जंग की तैयारियों को ही अपना एकमात्र और आधारभूत पैमाना बनाना चाहिए। सेना का फोकस हमेशा जंग की तैयारियों पर होना चाहिए ताकि वो खुद को खास और अति शक्तिशाली सेना में तब्दील कर सकें, जो न केवल जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार और सक्षम हो बल्कि हमेशा जीत भी हासिल कर सके। ये पहली बार है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना की टुकड़ी का इस तरह मुआयना किया है।
वो भी सेना के ट्रस्ट में। यही नहीं, 1949 के कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद ऐसा भी पहली बार हुआ है जब आर्मी डे से 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी सैन्य ताकत का इस तरह प्रदर्शन किया हो। चीन की सेना का गठन 1 अगस्त 1927 को माओ तुंग की अगुवाई में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के दौरान किया गया था। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसमें 23 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। परेड में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 12,000 जवानों ने हिस्सा लिया। 129 लड़ाकू विमान और 571 अत्याधुनिक हथियारों को परेड में शामिल किया गया। अत्याधुनिक टैंक, गाड़ियों पर लगे न्यूक्लियर मिसाइल, पारंपरिक फाइटर जेट से लेकर अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ विमान भी परेड में शामिल किए गए। चीन के राष्ट्रपति ने स्पीच में डोकलाम विवाद या फिर भारत का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन चीनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने का बयान भारत पर दबाव बनाने की एक कोशिश माना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमें संकल्प दिवस मनाना चाहिए और 2022 तक संकल्प को पूरा करना चाहिए। रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने अगस्त क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 9 अगस्त से संकल्प सिद्धि दिवस मनाना चाहिए। मोदी ने कहा कि हमें गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायवाद भारत छोड़ो का संकल्प लेना चाहिए। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। पीएम मोदी ने देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ पर चिंता जताई। पीएम ने कहा कि सेना, एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जीएसटी का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू हुए 1 महीना हुआ और उसके फायदे अब दिखने लगे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि जीएसटी से गरीब की थाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएसटी लागू किया है, सभी राज्यों की उसमें भागीदारी है, सभी राज्यों की जिम्मेवारी भी है। सारे निर्णय राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर के सर्वसम्मति से किए हैं और उसी का परिणाम है कि हर सरकार की एक ही प्राथमिकता रही कि जीएसटी के कारण गरीब की थाली पर कोई बोझ न पड़े। पीएम ने महिला क्रिकेट टीम का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ, बेटियां असफल हुई तो हार का बोझ देशवासियों ने अपने कंधे पर उठा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आज 34वीं बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। लोग कार्यक्रम के लिए अपने सवाल और सुझाव भेजते हैं, जिन्हें पीएम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। मन की बात में पीएम ने यह भी कहा है कि इस बार 15 अगस्त का भाषण छोटा करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम बोलने वाले नीतीश के मंत्री खुर्शीद आलम के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। इमारत शरिया के मुफ्ती ने खुर्शीद को इस्लाम से बेदखल करने की भी धमकी दी है। सबसे पहले आपको खुर्शीद आलम का वही बयान सुनाते हैं जिसके बाद उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ है। बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के जनता के इंसाफ के लिए मुझे सुबह शाम जय श्री राम अगर अगरबत्ती दिखाना पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। खुर्शीद आलम के इस बयान के बाद इमारत शरिया के मुफ्ती ने फतवा जारी किया है। अगर फतवे की माने तो इसके बाद मंत्री खुर्शीद का निकाह भी खत्म हो गया और अब उन्हें मुफ्ती से माफी मांगनी होगी और दोबारा निकाह करना होगा। फतवे में कहा गया है कि खुर्शीद ने सियासत के बदले अपना ईमान बेच दिया है, इसलिए उन्हें इस्लाम से बेदखल किया जाएगा। तो जाहिर बात है, ऐसा कहने वाला आदमी इस्लाम से खारिजात मुर्तद हो जाता है। इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं रहता है। ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी और लाजिम हो जाता है कि वो दोबारा ईमान कबूल करे और फिर से निकाह पढ़ाए और तौबा इस्तग़फ़ार करे। ये उस पर लाजिम और ज़रूरी है। फतवे के बाद खुर्शीद आलम ने कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं। मुसलमान ईमान का सच्चा होता है और फतवे का जवाब उनका काम देगा। जेडीयू और बीजेपी ने भी खुर्शीद का बचाव किया है। ये मेरा काम बता देगा कि मैं अल्पसंख्यकों से या मैं हमारी ईमान कितनी मजबूत है, हमारे
दिल में क्या है ये तो मेरा काम बता देगा कि मैं ईमान वाले हम हूँ कि नहीं हूँ। खुर्शीद अहमद थोड़ा भावुक व्यक्ति हैं, साफ दिल के व्यक्ति हैं, उनकी भावनाएं कहीं से दूषित नहीं है। वो एक भावना में इस तरह का बोले और ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। असम में रियलिटी शो में गाने पर गायिका नाहिद आफरीन के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के सूर्य नमस्कार करने के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था। अजान पर सोनू निगम के ट्वीट के बाद फतवा जारी हुआ। मौलवी ने सिर मुंडवाने पर 10 लाख देने का ऐलान किया, बाद में पलट गए। जी न्यूज के कार्यक्रम फतेह का फतवा के होस्ट तारिक फतेह का सिर कलम करने पर इनाम का ऐलान किया गया था। खुर्शीद आलम ने कहा है कि फतवा जारी करने वाले आकर मुझसे बात करें, मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसी मुद्दे पर आज ताल ठोक के बड़ी बहस होने वाली है शाम 5 बजे, जुड़िएगा जरूर। वहीं केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज आरएसएस बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में बंद बुलाया है, जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम के श्रीकर्यम इलाके में शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने आरएसएस कार्यकर्ता राजेश पर हमला कर बायां हाथ काट दिया। बुरी तरह से घायल राजेश की अस्पताल में मौत हो गई। हत्या के विरोध में आज बीजेपी और आरएसएस ने बंद का आह्वान किया है। सुबह से ही ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सरकारी बसें और दूसरी गाड़ियों की आवाजाही कम दिखी। आरएसएस ने हमले के पीछे सत्ताधारी सीपीआईएम का हाथ होने का आरोप लगाया है। कारण यह है कि जो वहाँ की सरकार है वो इनका बचाव करने के लिए सिद्ध है। केरल में जब से कम्युनिस्ट सरकार आई है तब से वहाँ के आरएसएस कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के हमले बढ़े हैं। पुलिस ने राजनीतिक हत्या से इनकार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर बात की है। राजनाथ सिंह ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीति हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। 28 जुलाई को तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यालय पर हमला किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई में सीपीएम की सरकार बनने के बाद अभी तक आरएसएस और बीजेपी के 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में 2006 से अब तक करीब 150 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। आरएसएस का आरोप है कि केरल में पिछले 20 साल में उनके 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सीपीएम का दावा है कि 2006 के बाद से उसके 64 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। केरल में पहले लेफ्ट और कांग्रेस के बीच खूनी हिंसा होती रही है, लेकिन पिछले 1 दशक में अब तक ये लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और लेफ्ट के बीच शुरू हो गई है। उधर यूपी के संत कबीर नगर में नव विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई, लेकिन वारदात के 10 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। ये तस्वीर रागिनी पांडे की है। रागिनी अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के महज 49 दिन बाद ही रागिनी की हत्या कर दी गई। आरोप है कि दहेज के लालच में रागिनी के ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। यूपी के संत कबीर नगर के बौर व्यास गांव के रहने वाले रामेश्वर पाठक से 2 जून को रागिनी की शादी हुई थी, लेकिन आरोप है कि 2 जुलाई की रात को पति और उनके ससुराल वालों ने गला दबाकर रागिनी की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। कई दिनों तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से आरोपी पति और उसका दूसरा साथी फरार हो गया। सोशल मीडिया पर भी रागिनी के लिए इंसाफ की मुहिम छेड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की रफ्तार एक बार फिर सुस्त हो गई है। रागिनी के परिवार वाले मुख्य आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मुख्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस ने अगर शुरुआती दौर से ही इसमें अपना दिखाया होता कार्य तो वो 7 आरोपी लगे हाथ पकड़े गए होते। मैं चाहता हूं कि इसमें एसपी, सीओ साहब ये दोनों लोग मिलके कड़ी से कड़ी और किसी भी भेदभाव के बिना ये निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। टूट के देखा तो देखती है ऐसे कटई में पूरा गला घूट के मारल गए। अब यह चाहता थी कि कड़ी से कड़ी सजा उन लोग कर। 7 लोग इसमें नामजद किए गए थे, उनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी का इसमें प्रयास किया जा रहा है। अभी वो लोग मिले नहीं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इसमें विवेचना का पूर्ण दोष के आधार पर निस्तारण करके
देश में औसतन हर घंटे दहेज की वजह से एक महिला की मौत होती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दहेज की वजह से 2014 में 8,455 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। दहेज की मांग को लेकर सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। ससुराल वालों ने पहले कहा था कि रागिनी ने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आ गई। भारतीय कोस्ट गार्ड ने गुजरात में एक विदेशी जहाज से हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी तस्करी पकड़ी है। गुजरात तट पर कोस्ट गार्ड के जहाज समुद्र पावक ने एक मालवाहक जहाज से 1500 किलो हेरोइन जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पानी के रास्ते होने वाली नशे की तस्करी के खिलाफ ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोस्ट गार्ड अधिकारियों को ईरान से आ रही विदेशी पोत हेनरी से नशीले पदार्थ की तस्करी की खबर मिली थी। कोस्ट गार्ड ने इस मालवाहक जहाज को इंटरसेप्ट किया और तलाशी में कोस्ट गार्ड को करीब 3,500 करोड़ की कीमत की 1500 किलोग्राम हेरोइन का पता चला। हेरोइन को कबाड़ में अलग अलग पैकेटों में छुपा कर रखा गया था। हेनरी पोत को प्रिंस 2 नाम से भी जाना जाता है। ये पनामा में रजिस्टर्ड नेशनल पोत है। शनिवार को दोपहर 12 बजे भारतीय कोस्ट गार्ड को पोत में नशीले पदार्थ की तस्करी का इनपुट मिला था। आज सुबह जहाज के पोरबंदर पहुंचने पर भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने जहाज में तलाशी ली। जहाज के कमांडर से पूछताछ की जा रही है। इस रैकेट से जुड़े तस्करों के बारे में उससे जानकारी जुटाई जा रही है।